हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल मीन्स होता है बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं by which a cell duplicates its genome and synthesize the other constituent of the cells, eventually divide करता है दो डॉटर सेल्स में। इस प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमारा टू बेसिक फेजेस में आके डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस हमारा रेस्टिंग फेज कहलाता है, बट इस टाइम पे सेल रेस्ट नहीं करता, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। और यहाँ पे डीएनए और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता रहता है इंटरफेस में। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो सेल डिवाइड करता है वंस इन 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें 90 मिनट्स होता है। तो और जिसमें से ऐसा देखा गया है कि इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, मतलब कि इंटरफेस जितना भी ड्यूरेशन होता है उसका 95% इंटरफेस रहता है और 5% एम फेस होता है। एम फेस मीन्स माइटोसिस फेस। यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जबकि इंटरफेस जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव एम फेस के बीच के फेस को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस फर्दर डिवाइड हो जाता है तीन फेजेस में, जिसको हम G1S G2 फेस कहते हैं। अब G1 फेस में क्या होता है? G1 फेस में हमारा प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और डीएनए जो होता है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। डीएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइज्ड, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो but doesn't replicate its DNA. Most of the organelle duplication takes place in this phase, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस अगर पूछा जाए तो G1 फेज है। ठीक है, अब S फेज के बारे में पढ़ें। G1 के बाद S फेज आती है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस दोनों टेक्स प्लेस करते हैं। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी सेम रहता है। हिस्टोन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर ड्यूरिंग S फेज, सेम है। The DNA polymer the DNA polymerase is active during S phase. DNA replication occurs in nucleus and centriole duplication in the cytoplasm. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, बट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब G2 फेस अगर हम देखें तो G2 फेस में आरएनए और प्रोटीन दोनों की सिंथेसिस होती है। हमारी वहाँ पे भी G1 फेस में भी हो रही थी, और G2, इन दोनों में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और G2 फेस में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं ड्यूरिंग G2 फेस। अब G0 फेस भी एक होता है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट कर जाता है G1 फेस से टू इंटर इनटू एन इनएक्टिव स्टेट, जिसको हम लोग G0 फेस कहते हैं या फिर क्वेशेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एनिमल्स में देखा जाए तो माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही माइटोटिक सेल डिवीजन देखा जाता है, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है जो कि हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जो कि एग्जांपल है मेल हनी बी, जिसको हम लोग ड्रोन भी कहते हैं। और प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों तरीके से देखा जाता है। अब G0 फेस हो गया, इसका सीक्वेंस याद रखना है G1S G2M। अब हम लोग M फेस में जाते हैं, तो M फेस बेसिकली हमारा होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस को हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो माइटोसिस डिस्कवर्ड हुआ था स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा, और टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। सेल डिवीजन इन प्लांट ऑकर बाय अ हार्मोन नोन एज साइटोकाइनिन। ठीक है, माइटोसिस हमारा दो फेजेस में डिवाइड हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। सेपरेशन होगा मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। वो फर्दर इतने फेजेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेस। प्रोफेस हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है माइटोसिस का, जबकि इंटरफेस में हम लोगों ने देखा था कि G1 फेस जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट था। यहाँ पे एम फेज में अगर पूछा जाए तो प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ पे क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पे इनिशिएशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना, और इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स। अब अगर हमें ये देखना है कि प्रोफेज खत्म कैसे हो रहा है, तो प्रोफेज का खत्म होना हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। डिसअपियरेंस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होता है, गोल्गी बॉडीज डिसअपियर हो जाती हैं।
Disappearance means disintegration of nuclear membrane and disappearance of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज न्यूक्लियस। ठीक है, अब जहाँ पे हमारा लेट प्रोफेज खत्म होता है वहाँ से हमारा मेटाफेज चालू होता है। मेटाफेज मीन्स होता है क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सारे इक्वेटर पे आके लाई करने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच करते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। ये बात हमें याद रखनी है कि एक ये क्रोमैटिड है, ये एक और क्रोमैटिड आके जुड़ गया, ये जो है ये सेंट्रोमियर है, इसके बाहर दो काइनेटोकोर्स होते हैं जिनसे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होता है, और दो क्रोमैटिड में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है और दो काइनेटोकोर्स पाए जाते हैं। काइनेटोकोर्स डिस्क शेप्ड होते हैं जिनसे हमारी स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होती है। अब मेटाफेस हमारी खत्म होती है, उसके बाद एनाफेस आती है। एनाफेस में यही जो हमारी सेंट्रोमियर्स फॉर्म्ड हो गई थी वो स्प्लिट कर जाती हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होती है और क्रोमैटिड सेपरेट होता है। क्रोमैटिड्स फिर अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, और अगर हमारा ये क्या कहते हैं एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ACP अगर ये डिफेक्टिव हो जाता है ह्यूमन सेल्स में, तब एट दैट टाइम द क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट या सेपरेट, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे अगर हमारा ये प्रमोटिंग फैक्टर डिफेक्टिव है ह्यूमन सेल्स में। अब इसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी फेस, टीलोफेस। टीलोफेस मीन्स होता है डीकंडेंसेशन या फिर रिवर्स ऑफ प्रोफेस हम लोग कह सकते हैं। तो प्रोफेस का रिवर्स मतलब कि वहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो गया। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे सब रिफॉर्म हो रहे हैं वापस से। ओके, और यहाँ पे एमाइटोसिस, एमाइटोसिस अगर हो रही है, एमाइटोसिस की सिंपल डेफिनेशन है इट इज़ अ क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस विदाउट क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पिंडल फॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ पे अभी हमारा काइरोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है एम फेस में, अभी साइटोकाइनेसिस बाकी है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो एम फेस पूरा कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। साइटोकाइनेसिस का मेन फंक्शन होता है दो डॉटर सेल्स को सेपरेट करना, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम लोग कैरोकाइनेसिस कहते हैं। बट द सेल इटसेल्फ इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म is known as cytokinesis। ठीक है, appearance of furrow in the plasma membrane। साइटोकाइनेसिस बेसिकली दो तरीके से होती है, एनिमल में फरो फॉर्मेशन के द्वारा, और फरो फॉर्मेशन की जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो पेरिफेरी से इन्वर्ट के तरफ होती है, और जबकि अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में सेल प्लेट के जरिए साइटोकाइनेसिस होती है जो कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ उसकी वॉल फॉर्मेशन होती है। बस हमें इतना साइटोकाइनेसिस में याद रखना है। और एक और कंडीशन देखी जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि साइटोकाइनेसिस in some organisms karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result which multinucleate condition arises leads to the formation of syncytium। okay, इसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे कैरोकाइनेसिस हो गई, दो डॉटर सेल्स हैं एक सेल के अंदर, बट साइटोकाइनेसिस में होता है कि उन दोनों डॉटर सेल्स को सेपरेट कर दिया जाता है, बट वो होता नहीं है, तो इसीलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहा गया। ओके, यहाँ पे हमारी माइटोसिस ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू।